हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कुछ दिनों एग्जामपुर के बंद होने की वजह से क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, स्टार्ट हो गई है। तो जो 1 बजे वाली आपकी मैं लेता हूं, मैंने 1 बजे वाली को 6 बजे शिफ्ट कर दिया है। बाकी 3:30 है, ये जैसे होती ऐसे होगी। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मोटरयान अधिनियम हमने स्टार्ट कर रखा है, पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें हमने इसकी पढ़ी हैं, आगे पढ़ेंगे जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे जो महत्वपूर्ण धाराएं लगती हैं इसकी, मैं उन्हीं धाराओं को करा रहा हूँ। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इतना कठोर हो इसको याद करना या इतना कठिन हो। जो चीज़ मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा कठिन है वो मैं बता के चलता हूँ। बहुत आसान है, जितना करा रहा हूँ उसी चीज़ को अगर आप आधा घंटा समय देके बार बार करोगे, कभी जीवन में ये चीज़ आपको कठिन नहीं लग सकती। तो सबसे पहले आ जाता है जो मैं अभी आपको आज स्टार्टिंग में वो बता देता हूं कि शुरुआत में हमने देखे थे कि मोटरयान अधिनियम के कितने अध्याय थे, 14 अध्याय थे। तो 14 अध्याय का संयोजन किस प्रकार से किया गया है, 14 अध्यायों को किस प्रकार से लगाया गया है। तो जब भी कोई भी पहला अध्याय होता है, पहला चैप्टर होता है किसी भी कानून का, तो उसे प्रारंभिक ही कहते हैं, उसे प्रिलिमिनरी चैप्टर या प्रारंभिक अध्याय ही कहा जाता है। प्रारंभिक का मतलब शुरुआत होती है, तो शुरुआत में किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, किसी भी चीज का परिचय दिया जाता है। तो यहां भी परिचय दिया जाता है कि इसका नाम क्या है, मोटरयान अधिनियम आदि कब से लागू होगा, कौन से हिस्से पर इसका विस्तार होगा, ये सब। इसके अंतर्गत पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड 2 धारा आती है। पहली धारा तो ठीक है, जो दूसरी वाली है इसका समय समय पर संशोधन किया गया। जैसे 2015 में संशोधन किया गया, तो जो बैटरी रिक्शा होता है वो जोड़े गए इसमें 7 जनवरी 2015 से, और 2 भी अभी हमारी 2019 से जोड़ी गई है। कब से जोड़ी गई है? 2019 से जोड़ी गई है। जो धारा 1 है इसमें नाम, विस्तार, किस और कौन से समय से लागू हुआ, जबकि जो धारा 2 है ये अनेक परिभाषाओं की बात करती है। किसकी बात करती है? अनेक परिभाषाओं की बात करती है धारा। अब आ जाते अध्याय 2। जो चैप्टर 2 है ये ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस कैसा भी रहा हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका ड्राइवर वाला हो, चाहे वो लर्निंग, चाहे सीखने वाला ड्राइविंग लाइसेंस हो, लर्निंग बोलते हैं जिसे, या जो जनरल सामान्य लाइसेंस होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उससे संबंधित हो। धारा 3 से 8 अध्याय 2 ड्राइवरों से संबंधित है, चालक अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। थोड़ा सा आगे आ जाते हो, धारा 3 जो अध्याय 3 है, जिसमें धारा इसमें कुछ अध्याय का मिसमैच हुआ है। ऐसा कैसे हो गया तो मुश्किल है, ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है। 3 से यहां 28 होगा बेटी, ये 8 ना होके इसको 3 से आप लोग 28 कर लीजिए। धारा 3 से 28, तो जो धारा 3 से 28 है ये अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें सारी की सारी धाराएं लाइसेंस आदि से संबंधित है। कैसे लाइसेंस मिलेगा, लर्निंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, जनरल लाइसेंस कैसे मिलेगा, अगर कोई यातायात वाहन का लाइसेंस लेना चाहता है, ट्रांसपोर्ट वाला, तो कैसे मिलेगा, कब लाइसेंस रद्द हो सकता है, कब लाइसेंस जमा कराना पड़ेगा, कोर्ट की क्या अथॉरिटी होगी, कोर्ट कब लाइसेंस को रद्द कर सकता है, जो आरटीओ होता है हमारा वो कब लाइसेंस को रद्द कर सकता है। अब आ जाते अध्याय 3, जिसमें धारा 29 से लेकर 38 आ जाती है। क्या जाती है? धारा 29 से लेकर 38। इसमें कंडक्टर के लाइसेंस के बारे में बात कर रखी है। किसके बारे में? कंडक्टर के लाइसेंस के बारे में। हिंदी में क्या कहते हैं? मंजिला गाड़ी। तो यहां पर आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मंजिला गाड़ी कम से कम
6 यात्री, कम से कम 6 यात्री ड्राइवर को हटाकर, कम से कम 6 यात्री ड्राइवर को हटाकर, अगर किसी गाड़ी के अंतर्गत आप कम से कम 6 यात्रियों को लेकर जा रहे हो, कम से कम कितने यात्रियों को? 6 यात्रियों को। उन 6 के 6 यात्रियों से आप अलग अलग भाड़ा वसूल रहे हो या एक जैसा भाड़ा वसूल रहे हो। ड्राइवर उससे अलग है, 7वां ड्राइवर होगा। तो यदि कम से कम 6 यात्रियों को आप लेकर जा रहे हैं, अलग अलग किराया आदि वसूल रहे हैं, तो उस गाड़ी को आप मंजिला गाड़ी की श्रेणी में रख सकते हैं, स्टेज कैरियर की श्रेणी में रख सकते हैं। तो मंजिला गाड़ी पर जो कंडक्टर रहेंगे, मंजिला गाड़ी पर जो कंडक्टर रहेंगे, उनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है। उनके लिए क्या है? लाइसेंस अनिवार्य है। अध्याय 3 के अंतर्गत कंडक्टरों के लाइसेंस से संबंधित है, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। धारा 29 से 38। अध्याय 4 में अब आपने देखा ड्राइवरों के भी लाइसेंस हो गए, कंडक्टरों के भी लाइसेंस हो गए। अब जिस पे आप बैठकर जाओगे गाड़ी, उसका रजिस्ट्रेशन भी तो होगा। तो जो अध्याय 4 है, जिसमें धारा 39 से 65 तक आती है, भाई 28 खत्म हो गई अध्याय 2 में, 29 से 38 अध्याय 3 में, तो 39 से जो 65 तक की धारा है, ये आ जाती है आपके अध्याय 4 में, जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कहा गया है कि भाई बिना गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कराए आप उसे चला नहीं सकते। कम से कम आपको, नई गाड़ी है मान लेते हैं आपकी, तो आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, जो कम से कम 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अक्सर देखा होगा आपने कि जब लोग नई गाड़ी लेकर आते हैं तो वो कौन सा रजिस्ट्रेशन कराते? वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराते, अस्थाई, टेम्प करके लिखा रहता है लाल से कलर का। चलिए आगे आ जाते अध्याय 5, धारा 66 से लेकर 96। आपने क्या किया? आपने मोटर यानों का पंजीकरण भी करा लिया। तो अब परिवहन यानों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो परिवहन ले जाने वाले यान होते हैं, इन पर परमिट आदि की रिक्वायरमेंट लगाई जाती है। कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो माल आदि को ले जाने लाने वाले या यात्रियों को ले जाने लाने वाले व्हीकल होते हैं, रजिस्ट्रेशन तो इन सबको कराना पड़ता है, जिससे नंबर प्लेट मिलती है, एक आपको गाड़ी का नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। परंतु बच्चा, अगर वो गाड़ी यातायात वाली है, वो गाड़ी ट्रांसपोर्ट वाली है, परिवहन यान है, तो फिर आपको परमिट की आवश्यकता भी होती है। कुछ परमिट राज्य का होता है, कुछ कई राज्यों का होता है। तो जो धारा 66 से लेकर 96, इसमें परमिट की बात हुई है, और ये किसके अंतर्गत आता है? अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अध्याय 6 की बात होती है। जो राज्य की सरकारी रोडवेज बस चलती है, तो रोडवेज बस पे नीचे आपने लिखा देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम, या आप ये भी लिखा देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। अगर हम अपने यूपी की बात करें, तो यूपी की सरकारी रोडवेज जो चलती हैं, उसका नाम क्या है? यूपीएसआरटीसी, यही नाम है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो जो सरकारी उपक्रम होते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, जो राज्य की सरकारी कंपनियां होती हैं, जिनके अंतर्गत रोडवेज आदि गाड़ियां चलती हैं, उनसे संबंधित धारा 97 से 108 अध्याय 6 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? अध्याय 6 के अंतर्गत। अध्याय 6 के अंतर्गत धारा 97 से 108 तक जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से संबंधित है। आगे आ जाता है बच्चा आपका अध्याय 7। क्या जाता है बच्चा? आपका आ जाता है अध्याय 7। अध्याय 7 में जो मोटर यान होते हैं, गाड़ियों का निर्माण,
गाड़ियों के कल पुर्जों का निर्माण, गाड़ियों के कल पुर्जे जो होते हैं उनका निर्माण, और रख रखाव जिसे हम लोग अनुरक्षण भी कहते हैं, मेंटेनेंस आदि किस प्रकार से हो। तो याद रखिएगा, जो कंपनी यान बनाती है, जैसे कोई कार बना रही है, जैसे कोई ट्रक बना रही है, जैसे कोई मोटरसाइकिल बना रही है, तो वो किस प्रकार से क्वालिटी को मेंटेन करें, उनके लिए भी तो कुछ नियम होंगे। मान लो एक गाड़ी बनाई मैंने, वो गाड़ी खराब हो गई, उसका स्टीयरिंग खराब है और मैंने वो गाड़ी 1 लाख बेच दी, तो अक्सर देखी होंगी कि मारुति ने अपनी 1 लाख कारों को वापस बुलाया। क्यों बुलाएगी वो? क्योंकि उसके स्टीयरिंग में कमी थी। वो कमी बाद में पता चली जब वो गाड़ी बेची जा चुकी थी। तो अब उन गाड़ियों को या तो ठीक किया जाएगा या बदला जाएगा, तो रिकॉल कहते हैं उसको, कि गाड़ियों को वापस बुला लेना। तो याद रखिएगा, निर्माण कैसे हो, एक्सल वेट के हिसाब से किस गाड़ी का कितना वेट हो, इन सब की बात, कल पुर्जों का निर्माण कैसा हो, मेंटेनेंस की क्या हो, तो इन सारी चीजों को लेकर धारा 109, 110 और 111 ये किससे है? ये आपके मोटर यान के निर्माण, मेंटेनेंस आदि से संबंधित है। मेंटेनेंस आदि से क्या है बच्चा? संबंधित है। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाता है आपका अध्याय 8। क्या जाता है बच्चा? अध्याय 8, यातायात का नियंत्रण। इसमें क्या जाता है आपका? कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। पीछे जो हमने एक देखी थी अध्याय, उसमें कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वहां पर परमिट की बात थी, यहां पे ट्रैफिक की बात है। किसकी बात है? ट्रैफिक की बात है। तो ट्रैफिक के जो नियम बनते हैं, यातायात के जो नियम बनते हैं, वो धारा 112 से लेके 138, बीच में एक धारा 134 ए आती है, जिसको अगर आप, धारा 134 ए कहती है कि आपने किसी दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की मदद की, एक्सीडेंट में शिकार व्यक्ति की मदद की, तो आपको गुड सैमरिटन माना जाएगा, आपको एक अच्छा व्यक्ति माना जाएगा। आप उसे समय से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आप पर कोई जांच वगैरह नहीं होगी, पुलिस कार्रवाई आप पर कुछ भी नहीं होगी। तो इसमें यातायात का नियंत्रण होता है अध्याय 8 में। अध्याय 9 में मात्र एक धारा है। अध्याय 9 में क्या है बच्चा? मात्र एक धारा है, जो किससे संबंधित है? मान लेते एक वाहन है जो अस्थायी रूप से दूसरे देश से हमारे यहां पर आया है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, पड़ोसी देशों से व्यापार के सिलसिले में, पड़ोसी देशों से व्यापार के सिलसिले में अक्सर ट्रक वगैरह और भी कई प्रकार के वाहन आते होंगे। तो भारत में वो स्थायी रूप से तो टिकते नहीं है, वो अस्थायी रूप से टिकते हैं, बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, अपना काम करके व्यापार, माल उतार के या माल लेकर वापस चले जाते हैं। तो उनके लिए जो नियम कानून है वो आपके अध्याय 9 में दे रखे, और उसके लिए मात्र एक धारा है, धारा 139। धारा 139 आगे आ जाता है धारा 10, जो अध्याय 10 की बात होती है। तो चैप्टर 10 का लोप किया जा चुका है। अब चैप्टर 10 किताबों में नहीं है, समझ रहे हैं? उसके आगे क्या जाता है? 11। तो नंबरिंग देखोगे 1 2 3 4 से लेकर 14 तक, लेकिन एक गायब हो गया। तो कुल धाराएं जितनी अभी हैं जो काम करती हैं, कुल अध्याय वो 13 बैठते हैं। तो धारा 145 से लेकर 164 ए, 164 बी, 164 सी और 164 डी ये बीमा से जुड़ी हुई है, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। अच्छे से सुन लीजिए, अध्याय 11, एक और 11, आप और बीमा कंपनी 7, तो ये बीमा से जुड़ी हुई है। और बीमा के जो वाद होते, केस होते हैं, उससे आपका अगला अध्याय आ जाता है अध्याय 12, 165 से लेकर 176, 165 से लेकर, धारा 165 से लेकर 176 ये किससे संबंधित है? दावा अभिकरण, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई बीमा कंपनी है, वो बीमा कंपनी आपको बीमा के पैसे नहीं देती, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ था लेकिन आपको पैसे नहीं देती,
तो आप कहां पर दावा करोगे? कोई ना कोई ट्रिब्यूनल तो होना चाहिए ना। तो क्लेम्स ट्रिब्यूनल, अध्याय 12 क्लेम, 11 इंश्योरेंस से, बीमा से, और 12 बीमा के निपटारे से, 12 बीमा के निपटारे से। अब आ जाता है बहुत महत्वपूर्ण, अब आगे आ जाता है आपका बहुत महत्वपूर्ण। जो अध्याय 13 है वो अपराधों से संबंधित है, कि अर्थात यदि मोटर यान अधिनियम 1988 से संबंधित, मोटर यान अधिनियम 1988 से संबंधित आप कुछ अपराध करते हैं, जैसे आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, जैसे आपने हेलमेट नहीं लगाया, तो उस अपराध से संबंधित, उस उल्लंघन से संबंधित आपको कोई ना कोई दंड आदि भी तो दिए जाएंगे, कोई ना कोई दंड आदि भी तो दिए जाएंगे। तो धारा 177 से लेकर 210, 210A, 210B, 210C, 210D, ये मोटर यान अधिनियम 1988 के उल्लंघन से संबंधित या इसके नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध किसमें दे रखे, दंड किसमें दे रखा है? अध्याय 13 में 177 से 210। और जो अध्याय 14 आता है, क्या आता है? अध्याय 14 वो 211 से लेकर 217 तक आता है। और बाकी जितनी भी मिसलेनियस चीज होती हैं, जिन्हें प्रकीर्ण चीज बोलते हैं, वो प्रकीर्ण किस में आ जाती हैं? अध्याय 14 में आ जाती है। प्रकीर्ण जो है वो किस में आ जाती है बच्चा? अध्याय 14 में आ जाती है। अब अगर मैं आपसे एक बार यहां सिंपल पूछूं कि ज्यादा नहीं, जितनी आपको याद आती है, मैं यहां पर आपको अध्याय का नाम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अध्याय का नाम। मान लेता हूं कुछ आपको आ गई होंगी, कुछ आपको नहीं आई। यहां आ जाती है, मान लेते हैं स्टार्टिंग की कुछ धाराएं। तो देखिए कि आपको कितने याद है, जितने की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कहा गया अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 4, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14। इनके बारे में बताइए। अध्याय 14, वेरी गुड। कोशिश कीजिए। बोलिए बेटी। अरे बहुत आसान है। चलिए, एक चीज तो हमें पता है कि नंबर 1 प्रिलिमिनरी होता है या प्रारंभिक होता है। क्या होता है? प्रारंभिक। और मैंने बताया इसमें धारा 1 आती है, धारा 2 आती है, उसके बाद में धारा 2 और धारा 2B को भी जोड़ा गया। धारा 2 की बात करें, मतलब आपका अध्याय 2 की बात करें, धारा अलग होती है, चैप्टर अलग होते हैं। तो पहले में 2 धाराएं प्रिलिमिनरी। अध्याय 2 की बात करें तो इसमें आ जाती है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या जाती है? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइवरों के लिए लाइसेंस की सारी रिक्वायरमेंट। और इसमें 3 से लेकर 28 तक धाराएं आती हैं। जब तीसरे पर आ जाते हो तो जो मंजिला गाड़ी होती है, कौन सी गाड़ी? मंजिला गाड़ी। उसमें जो कंडक्टर बंधु होते हैं, तो कंडक्टर बंधु के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। और लाइसेंस की कंडक्टर बंधु के लिए क्या आ जाती है? रिक्वायरमेंट आ जाती है। और 29 से 38 तक, धारा 29 से लेकर 38 तक, ये सब किससे संबंधित है? ये सारी की सारी मंजिला कंडक्टर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बच्चा? मंजिला कंडक्टर से संबंधित है या नहीं है? चलिए, मंजिला कंडक्टर से संबंधित है। थोड़ा सा जब आप आगे आते हो, थोड़ा सा जब आप आगे आते हो, आगे बताइए। अब क्या होना चाहिए?
तो जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि सर अब होना चाहिए मोटर यान का रजिस्ट्रेशन। भाई अब मोटी मोटी चीज क्या आ जाती है हमारे सामने, अब आ जाती है मोटर यान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या कराना चाहिए, मोटर यान का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को लाइसेंस मिल चुका, तो जो हमारी कार है, गाड़ी है, मोटर यान का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। कहां तक जाएंगे, 39 से लेकर 65 तक। जो अध्याय 4 है उसमें 39 से लेकर 65 तक की धाराओं की बात होगी। किसकी बात, 39 से लेकर 65 तक। जब 5वें नंबर की बात आ जाती है तो जाहिर सी बात है आप परिवहन यानों को नियंत्रित करोगे। किसको नियंत्रित करोगे, आप परिवहन यान को नियंत्रित करोगे। परिवहन यान का नियंत्रण, और परिवहन यान का नियंत्रण मैंने आपको बताया था कि इसमें परमिट आदि की बात होती है। परिवहन यान के नियंत्रण में परमिट आदि की बात होती है। धारा 66 से आप स्टार्ट करोगे। कब से शुरुआत करोगे, धारा 66 से और 96 तक जाओगे। कहां से कहां तक जाओगे बच्चा, धारा 66 से 96। कि भाई यदि आप परिवहन यान चला रहे हो तो आपको यह बात तो क्लियर है कि आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप परिवहन यान चला रहे हो तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आपको क्या क्लियर हो जाती है, एक बात तो क्लियर हो जाती है, बिल्कुल सही, कि आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो हो गए 5 तक। ये किस तक हो गए, 5 तक। तो मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही आपको याद किए जाते हैं लिख लिख कर। अब लास्ट के को देखें कि अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13 और अध्याय 14 किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। अध्याय 14 ये किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग, ये किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, बताइए बेटी। 6ठे नंबर पर आपका सीधा सीधा बात है, स्टेट अंडरटेकिंग आ जाएंगे, राज्य उपक्रम। 7वें नंबर पर वाहन निर्माण की बात होगी। 8वें नंबर पर ट्रैफिक की बात होगी। 9वें नंबर पर वो वाहन जो कुछ समय के लिए भारत में आ रहे हैं। 10वें नंबर पर आपके लोप कर दिया गया, पहले था। 11वां देखोगे तो अब आपको बताना है, 11वां देखोगे तो आपको बताना है, 11वां आपको बताना है कि भाई कहां से शुरू हो रहा है और कौन कौन सी चीजें इसकी, किससे ये जुड़ा हुआ है, किससे ये जुड़ा हुआ है। ये भी क्लियर है कि 145 ये भी मान लेते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या है, बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है, बीमा से संबंधित है। 145 से लेकर 164, धारा 145 से लेकर 164 तक इंश्योरेंस से संबंधित है। जब आप 12वें नंबर पर आते हो तो इंश्योरेंस का कहीं ना कहीं दावा भी तो करोगे। जब इंश्योरेंस का दावा करोगे तो धारा 165 से 176 तक। क्यों करोगे 176, क्योंकि 177 से तो आप पर अपराध शुरू हो जाते हैं, दंड मिलना शुरू हो जाता है और 210 तक जाता है। दंड कब तक जाता है, 210। तो अपराध आदि जो भी आप इसके नियमों का उल्लंघन करोगे तो अध्याय 13 में अपराधों की परिभाषा दी गई है और वो अपराध करने पर आपको क्या दंड मिलेगा वो बात कही गई है। तो धारा 177 से लेकर 210 तक ये अध्याय 13 का हिस्सा है। और अध्याय 14 जिसे हम मिसलेनियस या प्रकीर्ण बोलते हैं, इसके अंतर्गत 211 से लेकर 217 अंतिम धारा जो है वो 217A है। अगर आपने 5 मिनट दिए, ज्यादा समय नहीं दिया, 5 मिनट में आपने अगर 2 बार लिख लिए, फिर 5 मिनट में आपने 2 बार लिख लिए, ये आपको मुंह जवानी याद हो जाएंगी आराम से। बार बार लिखते रहे, बार बार लिखते रहे, कोई ऐसी इसमें मतलब दिक्कत नहीं होगी कि आपको याद ना हो। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये बार बार लिखने की चीज है। ये क्या है, बार बार लिखने की चीज। तो कल आपने देखा जो इससे पिछली क्लास थी, हम उसमें काफी चीजों को कवर कर चुके थे।
अब और अगली महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ते हैं। आ जाता है सेक्शन 25A, 1 सितंबर 2019 से लागू है। ये 2019 वाले संशोधन से जोड़ा गया। कब से जोड़ा गया? 2019 वाले संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया। जो धारा 25A की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको 2019 वाले संशोधन से जोड़ा गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। समझ रहे मेरी बात? धारा 25A को किससे जोड़ा गया बेटी? धारा 25A को संशोधन से जोड़ा गया है। और कौन कौन से संशोधन से? 2019 वाले संशोधन से। इसमें देखते क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय रजिस्टर, ड्राइविंग लाइसेंस का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या कहते हैं कि पहले बच्चा धारा 26 के अनुसार राज्यों के ड्राइविंग जो राज्य थे, उन राज्यों की अथॉरिटी के द्वारा जितने भी डीएल जारी किए जाते थे, उन डीएल के बारे में कि किसके नाम जारी हुआ है, उस व्यक्ति का एड्रेस आदि क्या है, कौन सी डेट पर जारी किया गया है, कब वो उसकी डेट पूरी होगी, कब मतलब डीएल की मियाद पूरी होगी, साथ साथ कौन कौन से प्रकार के वाहन चला सकता है, और केंद्र सरकार और जो आदि नियम आदि बनाए। तो कुल मिला के 5 से 6 पॉइंट हुआ करते थे जो डीएल के बारे में राज्य सरकारें अपने रजिस्टर में लिखती थी। इस संशोधन के जरिए 2019 वाले संशोधन के जरिए यह कह दिया गया कि ये सारी की सारी डिटेल्स किसमें ट्रांसफर कर दो? नेशनल रजिस्टर में ट्रांसफर कर दो। जैसे आधार कार्ड होता है ना, हम सबकी एक आइडेंटिटी आधार कार्ड, इसी तरह भारत में जितने भी डीएल दे रखे हैं उन सब डीएल को एक राष्ट्रीय रजिस्टर, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। ये जो रजिस्टर है ये कौन सी फॉर्म में है? ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जैसे हमारा आधार इलेक्ट्रॉनिक रूप में नहीं होता, ऑनलाइन, तो ये जो रजिस्टर है ये भी ऑनलाइन रजिस्टर है। तो इसमें जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं उन सबको एक यूनिक नंबर मिलता है। क्या मिलता है? एक आधार कार्ड की तरह एक ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूनिक नंबर होता है। तो 25A इसे 2019 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किससे जुड़ी हुई है? नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। और याद रखिएगा इसे केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। यह किसके नियंत्रण में है? केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में। अब आ जाती है धारा 26। ये शुरुआत से थी, पहले से थी। राज्य सरकारें अपने यहां ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर रखती थी कि हमारे राज्य ने किन किन व्यक्तियों को डीएल दिए। उसमें क्या होता था? जिसके नाम डीएल दिया जाता था उसका नाम, उसके पते आदि होते थे। सेकंड नंबर पर जारी करने की दिनांक होती थी कि किस दिन जारी किया गया है। उसकी एक्सपायरी की दिनांक होती थी कि भाई इतने वर्ष में इस व्यक्ति को दिया गया है तो इस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। चौथे नंबर पर किस प्रकार का वाहन चला जाएगा, ये व्यक्ति कौन से वाहन वर्ग में किस प्रकार का मोटरयान चलाने के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। अगर हल्के वाहन चलाने के लिए मिला है तो 7500 किलो वजन से ज्यादा के वाहन नहीं चला सकते। तो आपको उसमें पता करना पड़ेगा कि भाई वो कौन से। उसके अलावा 2 और इसमें लिस्ट होती है जिनमें लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी देनी होती है। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कौन रखता है? राज्य के रजिस्टर में रखी जाती है। किसके रजिस्टर में? राज्य के रजिस्टर में। जबकि केंद्र सरकार वाला जो है, केंद्र सरकार वाला सिर्फ डीएल नंबर रखते हैं। क्या रखते हैं? नंबर रखते हैं कि भाई ये डीएल नंबर उस राज्य ने जारी किया है। आगे आ जाते हैं। तो अध्याय 2 में हमें इतना ही पढ़ना था। अध्याय 3 में आ जाते हैं। कंडक्टर जो होते हैं उनके लाइसेंस से संबंधित ध्यान दीजिएगा। धारा 29 से लेकर धारा 38 तक, धारा 29 से लेकर धारा 38 तक ये किससे जुड़ी हुई है? ये कंडक्टर से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? कंडक्टर से। तो धारा 29 कहती है
कि भाई कंडक्टर के लाइसेंस की भी आपको आवश्यकता होगी। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बिना डीएल के कोई भी व्यक्ति मोटरयान नहीं चला सकता। तो इसीलिए यदि कोई मंजिला गाड़ी में कंडक्टरी करना चाहता है, बस आदि में कंडक्टरी करना चाहता है, ऐसी कोई भी गाड़ी जो कम से कम 6 यात्रियों को ड्राइवर से अलग कम से कम 6 यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ऐसी गाड़ी में अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो आपको कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता। हां, यदि किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को सिर्फ 1 महीने के लिए कंडक्टर की जॉब पर रखा है, अगर किसी को मात्र 1 महीने के लिए कंडक्टर की जॉब पर रखा है, तब उसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। मगर यदि किसी को 1 महीने से ज्यादा कंडक्टर की जॉब पर रखा जाता है तो उस व्यक्ति को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। किसमें कहा गया है? धारा 29 में कहा गया है। किसमें कहा गया है बच्चा? धारा 29 में कहा गया है। समझ रहे मेरी बात? किसमें कहा गया है? धारा 29 में कहा गया है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, धारा 30 कहती है कि भाई देखिए, अगर किसी को कंडक्टर का लाइसेंस दिया जाना है तो बस हमारी बात इतनी समझ लीजिए कि उसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जब वो व्यक्ति आवेदन करे तो आवेदन के साथ अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लेकर आए। जब कोई व्यक्ति आवेदन करे तो आवेदन के साथ साथ वो चिकित्सा सर्टिफिकेट भी लेकर आए। क्या लेकर आए? मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर आए। और कम से कम 2 बिल्कुल अभी ताजी अपने फोटो लेकर आए। मतलब चिकित्सा सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। और कहां? जहां पर वो मामूली रूप से रहता, अपना कारोबार करता है, वहीं व्यक्ति एप्लीकेशन दे सकता है अपनी अथॉरिटी में जाकर कंडक्टर बनने के लिए। आवेदन के साथ साथ, फॉर्म भरने के साथ साथ उसे मेडिकल सर्टिफिकेट आदि भी लगाना होगा। यह कौन कहती है? धारा 30 कहती है। और शैक्षिक योग्यता, इस चीज पर जरूर गौर कीजिएगा कि उस व्यक्ति को एक मिनिमम शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और कंडक्टर का जो लाइसेंस है, इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट का आधा ज्यादा। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अगर 10 साल में हो रहा है तो इसको 15 साल, 1.5 गुना। ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्सपायरी डेट होती है उसका 1.5 गुना इसको समय मिलता है कंडक्टर लाइसेंस को। चलिए, आगे आ जाता है कि क्या कोई स्पेशल है कि इतने से कम उम्र के व्यक्ति को कंडक्टर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो धारा 31 कहती है कि यदि कंडक्टर की उम्र, किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष नहीं है, कंडक्टर बनने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष होनी आवश्यक है। बेटे पानी मंगाना। 18 वर्ष होनी आवश्यक है। चलिए, तो कंडक्टरों से संबंधित यही सारे थे। उसके बाद में कैसे कंडक्टरों को हटाया जाएगा, कैसे कंडक्टरों के लाइसेंस का निलंबन होगा, यह सारी की सारी बात थी। कब कोर्ट इनको हटा सकता है, कब कौन हटा सकता है। तो याद करोगे तो लगभग धारा 28 से लेकर 38 तक ये सारी की सारी किससे संबंधित है? ये सारी की सारी कंडक्टर से संबंधित है। अब आ जाता है अध्याय 4। याद रखिएगा, मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन। धारा 39 से 65 कि जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हो या आप पुरानी गाड़ी लेते हो तो पुरानी गाड़ी का क्या है? मालिकाना हक ट्रांसफर किया जाता है, जाता ही नहीं जाता है। जैसे मान लेता हूं, आपने किसी से पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, तो अब मोटरसाइकिल तो उसके नाम थी, उसे भी तो आप अपने नाम करवाओगे। या मान लेते आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप पुलिस में लग जाते हो, आप किसी बड़ी जॉब में लग जाते हो, आपकी ड्यूटी झारखंड लग गई। अब आप अपने बीवी बच्चों के साथ झारखंड चले गए। अब आप अपनी मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। अब मान लेता हूं कि आपकी मोटरसाइकिल वहां 1 साल से ज्यादा रही, आपने उसे चलाया, तो फिर क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता झारखंड में जाकर भी होगी?
भाई आपके पास जो नंबर प्लेट है वो तो यूपी की है, परंतु आप झारखंड में 1 वर्ष से ज्यादा रहे, तो क्या वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, झारखंड के नंबर की आवश्यकता होगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें किसमें दे रखी हैं, अध्याय 4, जिसे हम लोग मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। मोटर यानों का रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। धारा 39 से 65 इसी से संबंधित है। धारा 39 से 65 इसी से संबंधित है। सबसे पहले आ जाती है धारा 39। धारा 39 कहती है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति वाहन नहीं चलाएगा। जिस वाहन को आप चला रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति या कोई मालिक बिना रजिस्ट्रेशन के अपने वाहन को चलाने की अनुमति भी नहीं देगा। लेकिन हां, यदि कोई वाहन किसी डीलर के पास है, उससे इससे छूट है। बात रोड पर चलाने की हो रही है, ना तो कोई व्यक्ति चलाएगा, ना ही कोई मालिक अपने वाहन को चलाने की अनुमति देगा। ना ही कोई मालिक अपने वाहन को चलाने की अनुमति देगा। समझ रहे मेरी बात? तो अनुमति जो इसकी आवश्यकता होती है, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, वो धारा 39 के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? धारा 39 के अंतर्गत। धारा 40 कहती है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कहां कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन वही जगह कराना होगा जहां आपको वाहन ज्यादातर चलाना है, या आप जहां असामान्य रूप से निवास कर रहे होते हैं, या आपको अधिक समय तक जहां पर वाहन को रखना होता है, वहीं आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। क्या? रजिस्ट्रेशन करवाओगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए, और एक बात और है इसमें। मान लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वाहन खरीदता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वाहन खरीदता हूं, तो याद रखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिले से वाहन खरीद रहा हूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की किसी भी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, किसी भी जिले की अथॉरिटी में। अगर मैंने उत्तर प्रदेश की किसी जगह से वाहन खरीदा, तो मैं किसी भी, याद रखिएगा, उस राज्य के किसी भी जिले की अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं, चाहे लखनऊ, चाहे गोरखपुर, चाहे प्रयागराज या मेरठ। तो 39 होगी, 40 हो गई। अब आ जाती है धारा 41। याद रखिएगा, धारा 41 में सारी की सारी चीजें दे रखी हैं कि भाई कौन तो फॉर्म कैसे कैसे भरोगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, यदि किसी गाड़ी के मालिक एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो भी रजिस्ट्रेशन किसी एक व्यक्ति के नाम पर होगा। किसके नाम पर होगा? एक व्यक्ति के नाम पर होगा। रजिस्टर करने के बाद में कोई भी जो अथॉरिटी होगी, वो मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देगी कि भाई ये इस गाड़ी का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये इसका मालिक है, इसके नाम से रजिस्टर है, इसके नाम से रजिस्टर है। समझ रहे मेरी बात? आपको वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसे हम नंबर प्लेट कहते हैं, धारा 41 का पॉइंट नंबर 6 कहता है, यह नंबर प्लेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? नंबर प्लेट से संबंधित है कि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसे आपको इस प्रकार से अपनी गाड़ी पर प्रदर्शित करना होगा जिस भी प्रकार से सरकार नियम बनाए। तो जैसे मोटरसाइकिल पर आगे और पीछे, बस आदि जो होती हैं, उन पर आगे पीछे के साथ साथ जहां से व्यक्ति चढ़ते उतरते हैं, इसी तरह ट्रक और सबके अलग अलग नियम भी हैं। जैसे जो कमर्शियल गाड़ी होती है, कमर्शियल मतलब जो व्यक्तिगत यूज के लिए नहीं होती, जैसे टैक्सी, ट्रक, आपकी बस, उनकी नंबर प्लेट कैसी होती है? पीली नंबर प्लेट होती है। तो ये नियम किसने बनाए? ये सरकार ने नियम बनाए। उनकी कैसी नंबर प्लेट होती है? पीली नंबर प्लेट होती है। जो हमारे व्यक्तिगत इस्तेमाल करने वाली गाड़ी होती हैं, हमारी पर्सनल कार हो गई, निजी कार हो गई,
या हमारी मोटरसाइकिल हो गई, तो सफेद प्लेट होती है, उसके ऊपर काले नंबर। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इंग्लिश में आपका नंबर लिखे रहते हैं, अक्षर लिखे रहते हैं। कुछ लोग देखे होंगे हिंदी में लिखवा देते हैं ऊपी, तो ये गलत है। तो सरकार जिस तरह के नियम बनाए वही नियम के अनुसार आपको नंबर प्लेट को अपनी गाड़ी पर दिखाना होगा। नंबर प्लेट को अपनी गाड़ी पर दिखाना होगा, अपने मोटर यान पर दिखाना होगा। आगे आ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जो आपको ये नंबर मिलता है, ये 15 साल के लिए ही मान्य होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है ये मात्र 15 साल के लिए मान्य होता है। उसके बाद में आपको रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद में क्या कराना पड़ता है बच्चा? रिन्यू कराना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? रिन्यू कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप समय से रिन्यू नहीं कराते तो फिर पेनल्टी आदि लगती है। समय से रिन्यू नहीं कराते तो आप पर पेनल्टी आदि लगती है। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं आपका जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं। धारा 42 कहती है कि जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक का मतलब है कि जैसे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है जो पाकिस्तान के राजदूत या पाकिस्तान के दूतावास में काम करते हैं, जो देशों के दूतावास आदि में काम करते हैं और जिनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है कि यदि वो भारत में कोई अपराध भी कर दें तो हम उनको देश से निकलने का आदेश तो दे सकते हैं, परंतु उनके ऊपर कोई मुकदमा आदि नहीं चला सकते। तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। तो दूतावास के जो कर्मचारी होते हैं इनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी वैसे ही होता है जैसे किसी आम नागरिक का, परंतु बस इनकी नंबर प्लेट आदि भिन्न होती है। इनकी नंबर प्लेट ब्लू होती है। क्या होती है? ब्लू या नीली कह सकते हो। आगे आ जाता है धारा 43। जब तक कि आपकी नई गाड़ी है और आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, मान लेता हूं आपकी नई गाड़ी है और आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, तो जितने समय तक आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता उसकी जगह एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जिस पर टेम्प लगा होता है। क्या लगा होता है? टेम्प। TEMP का मतलब होता है टेम्पररी। लेकिन एक बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि यह मात्र 1 महीने के लिए विधि मान्य होता है। जो आपको टेम्पररी नंबर मिलता है, जो आपको टेम्पररी नंबर मिलता है बच्चा, यह टेम्पररी नंबर मात्र 1 महीने के लिए वैलिड होता है। यह टेम्पररी नंबर मात्र 1 महीने के लिए वैलिड होता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। टेम्पररी नंबर मात्र 1 महीने के लिए वैलिड होता है। यह भी अक्सर आपसे चीजें पूछी जा सकती है। आगे आ जाती है 44। धारा 44 कहती है पहले क्या होता था कि जब रजिस्ट्रेशन कराना होता था तो जो अधिकारी होते थे करने वाले, वाहन को उनके सामने लाना होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। धारा 44 कहती है कि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपको वाहन को प्रोड्यूस करना, वाहन को उपस्थित करना अनिवार्य नहीं है। उपस्थित करना अनिवार्य नहीं है। एक टेम्पररी के साथ एक और बात आती है कि टेम्पररी से सिर्फ आप उस राज्य में ही आ जा सकते हो जिस राज्य में आपको वो नंबर मिला है। इतनी बात समझ लीजिएगा। आगे एक महत्वपूर्ण बात हम लोग करते हैं। आगे जो एक महत्वपूर्ण बात है वो आ जाता है आपका कि जहां भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो वो रजिस्ट्रेशन फिर पूरे भारत के लिए वैलिड होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो फिर वो पूरे भारत के लिए वैलिड होता है। क्या होता है बच्चा? वैलिड होता है। अब आ जाते हैं आपके धारा 47। मान लेता हूं आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया यूपी में और वाहन को लेकर चले गए आप झारखंड। वाहन को लेकर आप कहां चले गए? झारखंड। रजिस्ट्रेशन कहां कराया आपने? यूपी में, और वाहन को कहां लेके चले गए? झारखंड। और यदि आपका वाहन कम से कम 12 महीने दूसरे राज्य में रहा हो, अगर आपका वाहन
कम से कम 12 महीने दूसरे राज्य में रहा हो तो आपको दूसरे राज्य में ही रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस चीज को समझ लीजिएगा। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक राज्य में तो रजिस्टर होते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में उनको वाहन को रखना होता है, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, कोई हो। अगर आप दूसरे राज्य में वाहन लेकर 12 महीने से अधिक समय के लिए रह रहे हो, देख लो क्या कहा, 12 महीने से अधिक समय के लिए दूसरे राज्य में वाहन रहने पर यदि वाहन वहां पर रह रहा है, रखा हुआ है, चल रहा है, तो नई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। उस राज्य के नंबर की आवश्यकता पड़ती है जिस राज्य में 12 महीने से अधिक आप रह रहे हो। जबकि धारा 50, यदि आप गाड़ी खरीदते हो, बेचते हो, यदि आप गाड़ी किसी से पुरानी खरीदते हो या बेचते हो और अगर सेम राज्य में आपने बेची है और सेम राज्य में खरीदी गई है और गाड़ी को उसी राज्य में रखा जाएगा, तो जो मालिकाना हक का ट्रांसफर है वो 14 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। जैसे मान लेता हूं उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति से मैंने वाहन खरीदा और मैं उसे उत्तर प्रदेश में ही चलाना चाहता हूं, तो धारा 50 कहती है कि मालिकाना हक का ट्रांसफर, मालिकाना हक में परिवर्तन अगर सेम राज्य है, एक ही राज्य में खरीद फरोख्त बिक्री हुई है, तो 14 दिन के अंदर मालिकाना हक में परिवर्तन करा लेना चाहिए। एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म मुझे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाकर जमा कराना होगा और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी कि अब रजिस्ट्रेशन जो इसका डॉक्यूमेंट है, उस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर मालिक के नाम के स्थान पर, जैसे मान लेता हूं पहले मालिक राम था, अब इसके स्थान पर मेरा नाम श्याम कर दो। रजिस्ट्रेशन, बात समझिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, मात्र मालिकाना हक की बदलने की बात हो रही है। धारा 50 कहती है, कौन कहती है बेटी? धारा 50। और अगर आप दूसरे राज्य में लेकर जा रहे हो, किस राज्य में? दूसरे राज्य में। खरीदी कहीं गई है लेकिन उसका मालिकाना हक आप कहीं और पर परिवर्तन कराना चाहते हो, आप दूसरे राज्य से व्यक्ति हो। कैसे राज्य से हो? दूसरे से। तो याद रखिएगा, अगर वाहन आपके राज्य के बाहर रजिस्टर है तो 45 दिन के अंदर आपको मालिकाना हक में परिवर्तन कराना होगा। 45 दिन तक तो आप पुराने मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के, जिस मालिक के नाम पर रजिस्ट्रेशन था, आप घूम सकते थे, लेकिन 45 दिन से ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 45 दिन से ऊपर दूसरे राज्यों में, अदर स्टेट, अन्य राज्य में रजिस्टर्ड वाहन, अन्य राज्य में रजिस्टर्ड वाहन का अन्य राज्य में रजिस्ट्रेशन वाहन का मालिकाना हक में परिवर्तन, मालिकाना हक में परिवर्तन, तो कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर। अगला आ जाता है आपका, अब लेकर जब 50 से यहां पर आगे जो बात आ जाती है, जैसे 51, 52, यहां पर आप देखोगे कि मान लेता हूं जैसे 52 हो जाता है, अल्टरेशन इन मोटर व्हीकल। याद रखिएगा, कुछ लोग आपने देखा होगा अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? मॉडिफाई। तो धारा 52 मॉडिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं, बम्पर लगा के बहुत सारी चीजों में परिवर्तन कर देते हैं। एक चीज यहां पर अच्छे से सुन लीजिए, मॉडिफाई गाड़ी को कराना बैन है। मॉडिफाई कराने से जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था वो शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में गाड़ी के प्रकार, गाड़ी कौन सी है, कितना वजन है, इन सब की अपनी आरसी नहीं बोलते आप लोग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अर्थात आरसी। तो जब आप अपनी आरसी देखते हो तो उस पर बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, लेकिन अल्ट्रेशन कराने से क्या होता है, याद रखिएगा, जो मालिक जिस कंपनी ने वो गाड़ी बनाई थी, उस मैन्युफैक्चरर से आपकी गाड़ी की विशेषताएं क्या हो जाती हैं? भिन्न हो जाती हैं।
क्या हो जाती हैं? भिन्न हो जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मामले में छूट दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मामले में छूट दे सकती है। और चेंज की जो बात कर रहा हूं मैं बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज। जैसे मान लेता हूं एक पेट्रोल गाड़ी थी। कैसी गाड़ी थी? पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल से चलती थी, आपने उसे सीएनजी से बदलवा लिया। लेकिन अब आपकी जो आरसी है वो तो पेट्रोल गाड़ी की है, लेकिन चला किससे रहे हो? सीएनजी से। तो आपने बेसिक परिवर्तन कर दिया, तो ये अवैध है, ये गलत है। धारा 52 के अंतर्गत क्या है बच्चा? ये चीज गलत है। ऐसा आपको अगर करते हो तो ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होती है, आरटीओ जो होता है, उसको सूचना देनी पड़ेगी और अपनी आरसी में भी ये चीज दर्ज करानी पड़ेगी। अपनी आरसी में भी ये चीज दर्ज करानी पड़ेगी। समझ रहे मेरी बात बच्चा? अपनी आरसी में भी ये चीज आपको दर्ज करानी पड़ेगी। और एक और बात याद रखिएगा कि जो लोग भी ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो गाड़ी की जो वारंटी होती है, वारंटी शून्य हो जाती है, वारंटी खत्म हो जाती है। अब आ जाता है फिर 53 में देखोगे तो जो रजिस्ट्रेशन है उसका निलंबन, रजिस्ट्रेशन का सस्पेंड हो जाना, ये सारी की सारी बातें। इन सब के खिलाफ आप ये कह सकते हो, जो एक आपका धारा 56 होती है, इसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होता है कि क्या आपका जो वाहन है वो फिट है रोड पर चलने के लिए। और ये एक भ्रष्टाचार का प्रमुख बिंदु है। आरटीओ आदि में जो भ्रष्टाचार होता है तो उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो भी आपके परिवहन के यान होते हैं, परिवहन की गाड़ियां होती हैं, उन सबको एक फिटनेस प्रमाण पत्र भी दिखाना होता है। तो इस तरीके से इसमें बाकी की धाराएं हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिएगा, मान लेते हैं आपको किसी मसले पर सरकार की बात अच्छी नहीं लग रही या किसी मसले पर आपको अथॉरिटी की बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हो। 30 दिन के अंदर अपील, 30 दिन के अंदर क्या जाती है? अपील होती है। समझ रहे मेरी बात? 30 दिन के अंदर अपील होती है। एक को लिख लीजिएगा, धारा 59, धारा 59, धारा 59 में अगर सरकार चाहे, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी चाहे तो वाहन की उम्र भी तय कर सकती है। वाहन की उम्र भी तय कर सकती है कि यह वाहन कितने दिन तक सुरक्षित है, इसकी उम्र क्या है। और जैसे उम्र पूरी हो जाती है, वाहन को रोड से हटाना पड़ेगा, फिर आप उसे नहीं चला सकते। आगे आ जाते हैं धारा 62। धारा 62 कहती है कि जो भी गाड़ी आदि चोरी होती है, उन गाड़ी आदि चोरी होने की सूचना पुलिस को दी जाती है, एफआईआर, तो उसकी डिटेल्स परिवहन प्राधिकरण को भी पहुंचाई जानी चाहिए। जो राज्य परिवहन प्राधिकरण होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रेशन आदि करती है, उस तक भी ये जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए कि ये फलाना फलाना वाहन चोरी हो गया है। तो मान लेता हूं कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने आए, तो ऐसे वाहन के जैसे हम अपने डेटाबेस में डालें, तुरंत पता चल जाए कि ये वाहन चोरी हुआ है या किसी ने खरीदा है। धारा 62 भी 2019 से जोड़ी गई। मोटर व्हीकल जो होते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर का एक राष्ट्रीय पंजीकरण, नेशनल रजिस्टर। धारा 62 भी आपको याद हो कि जिस प्रकार धारा 25A ड्राइविंग लाइसेंस के एक राष्ट्रीय रजिस्टर की बात करती थी, इसी तरह धारा 62 भी ये मोटर वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसके राष्ट्रीय रजिस्टर की बात करती है। धारा 63 वही मोटर गाड़ी का प्रकार, किसके नाम पर है, कितना वजन है, कौन सी ईंधन से चलती है, कितनी उम्र है, ये सारी की सारी बातें धारा 63। तो राज्यों का मोटर वाहन का रजिस्टर। आगे आ जाते हैं अध्याय 5।
अध्याय 5 कहते हैं कि यदि आपको परिवहन यान चलाने हैं, यात्री या माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो आपको परमिट की आवश्यकता होगी। धारा 66 कहती है कि आपको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, परिवहन यान चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता होगी, चाहे वो सामान ले जाने के लिए हो, चाहे यात्री। तो ये जो बस, कार, टैक्सी, जो टैक्सी में चलती हैं कार वगैरह, या जो ट्रक आदि होते हैं, सामान ले जाने वाले टेम्पो आदि होते हैं, जिनको हम कमर्शियल कहते हैं ना, कमर्शियल गाड़ी, तो कमर्शियल गाड़ी आदि को परमिट की आवश्यकता होती है। कमर्शियल गाड़ी आदि को बच्चा परमिट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर दे रखा है कि किन को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, किन को परमिट की आवश्यकता नहीं होती। तो धारा 66(3), धारा 66(3) के पॉइंट, धारा 66 के पॉइंट नंबर 3 कुछ मुख्य चीजों के बारे में जानकारी दे रखी है कि किन को परमिट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कह रखा है सरकारी वाहन। कौन से वाहन? सरकारी वाहन, चाहे वो राज्य की हो, समझ रहे मेरी बात, चाहे केंद्र सरकार का हो, लेकिन वो सरकारी वाहन जो है उसका कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। कमर्शियल मतलब वो कमाई के लिए ना हो। अगर गाड़ी है सरकारी रोडवेज तो वो कमाई के लिए है। तो बच्चा सरकारी रोडवेज को भी परमिट की आवश्यकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम यहां पर ऐसे सरकारी वाहन की बात कर रहे हैं जैसे पुलिस की गाड़ी होती है, बड़ी बड़ी पुलिस के ट्रक बोलते हैं, जिनमें पुलिस वालों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपने देखे होंगे टाटा ट्रक टाइप। अब भाई अगर वो वाहन पुलिस का है, पुलिस के सिपाही जवानों को एक जगह से ले जाने के, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम आ रहा है, तो इसका कोई कमर्शियल यूज तो है नहीं कि कोई इसका व्यावसायिक यूज हो, कि सरकार उससे पैसे कमा रही हो। भाई ये तो सरकार अपने सैनिकों को विशेष सुविधा दे रही है कि जिससे कम समय में सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। तो ऐसे जो सरकारी वाहन होते हैं इन्हें परमिट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहीं पर सरकारी रोडवेज बस होती, क्या होती? सरकारी रोडवेज बस, तो उसको परमिट की आवश्यकता होती। इसी तरह नगर पालिका आदि रोड क्लीन करने वाले, रोड की सफाई करने वाले बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनको भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती, परमिट की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे टैंकर होते हैं जो रोड पर पानी डालते हैं, रोड पर कचरा आदि उठाते हैं, क्लीन करते हैं, इनको परमिट की आवश्यकता नहीं होती। फायर ब्रिगेड और पुलिस आदि के वाहन, फायर ब्रिगेड और पुलिस आदि के वाहन, इसी तरह एम्बुलेंस या लाश ले जाने लाने के लिए जो वाहन होते हैं, एक चीज याद रखिएगा, इसमें एम्बुलेंस कौन सी? इसमें नॉर्मल एम्बुलेंस की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल एम्बुलेंस के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। यहां पर हम लाश ले जाने वाली एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। लाश ले जाने वाली, जो लोग मर चुके होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो गाड़ियां होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चा? उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई ऐसा ठेला या ऐसी कोई गाड़ी है जिसका कुल वजन 3000 किलो से कम है, जिसका कुल वजन 3000 किलो से कम है, तो उसको भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, उसको भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ जो वाहन टो करते हैं, कोई खराब सड़क पर वाहन हो गया, उसको जो टो करने वाले वाहन होते हैं उनको भी परमिट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा इमरजेंसी यूज, आपातकालीन उपयोग के लिए जो वाहन होते हैं, जैसे कहीं पर भूकंप आ गया तो हमने 100 बस लगा दी कि वहां से लोगों को निकालना है, तो वो जो बस होंगी उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो बस आपातकालीन इमरजेंसी के समय पर काम कर रही है। किसके समय पर? इमरजेंसी के समय पर काम कर रही है। ऐसा कोई भी वाहन जिसका वजन 3000 किलो से कम है, उसको भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती, उसको भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती।
समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई वाहन खाली कहीं से कहीं जा रहा है और वाहन का उद्देश्य रिपेयर आदि है, जैसे मेरा वाहन खराब हो गया या मैं अपने वाहन को खाली रिपेयर कराने के लिए लेकर जा रहा हूं, तो याद रखिएगा उसके लिए भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। उसके अलावा राज्य सरकार चाहे और केंद्र सरकार चाहे तो और किन किन को छूट होती है परमिट से, वो सब लिख सकते हैं। ये आपके पेपर में आने के चांस हैं, सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है। आगे आ जाता है धारा 66A। तो धारा 66A नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी की बात करती है कि किस प्रकार हमें सड़कें बनानी होंगी, किस प्रकार यातायात करना होगा। तो पूरे देश में बेहतरीन परिवहन के साधन विकसित करने के लिए, सार्वजनिक और प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक सरकारी यातायात के साधन और प्राइवेट साधन दोनों का विकास करने के लिए लंबी सोच के साथ एक नीति की जरूरत होती है परिवहन के क्षेत्र में। इसी को राष्ट्रीय परिवहन नीति बोलते हैं। तो धारा 66A ये किसकी बात करती है? ये धारा 66A राष्ट्रीय परिवहन नीति की बात करती है। किसकी बात करती है? राष्ट्रीय परिवहन नीति की बात करती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां तक हो गए। आगे आ जाते हैं धारा 67। सड़क परिवहन, किसी भी राज्य में जो सड़क पर गाड़ी ट्रक आदि चलते हैं उनके कंट्रोल से संबंधित सारी की सारी जो पावर है, उनके कंट्रोल से संबंधित सारी की सारी जो पावर है ये राज्य सरकार को दे रखी है। क्या दे रखी है? राज्य सरकार को दे रखी है कि रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे कंट्रोल करना है, सेफ्टी आदि से लेकर, एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर, शहरी ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतरीन करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे देनी है। जैसे व्यक्ति एक बस अड्डे पर उतर गया, अब शहर से अपने गांव तक कैसे पहुंचे, उसे लास्ट मील कनेक्टिविटी कहते हैं। तो ये शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। आगे आ जाते हैं धारा 68। क्योंकि हम परिवहन को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, तो परिवहन को नियंत्रण तो किसी न किसी अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाएगा। तो हमारी जो धारा 68 है ये राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बात करती है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की बात करती है। तो एक अथॉरिटी राज्य के स्तर पर होती है जिसे स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बोलते हैं। धारा 68 कहती है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राज्य परिवहन प्राधिकरण की सरकार एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी राज्य के स्तर पर, जिसमें कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे। एसटीए का मतलब क्या है? स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो राज्य के स्तर पर जो परिवहन प्राधिकरण होता है उसमें 4 सदस्य होते हैं। एक होता है आरटीओ भी बोल देते हैं, वैसे इसको आरटीए कहते हैं, जो आपके जिले आदि में अथॉरिटी होती है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या रीजनल ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, जिसको प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कहते हैं। इसके 2 सदस्य होते हैं। इसको क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण भी कहा जाता है। इसके कितने सदस्य होते हैं? इसके 2 सदस्य होते हैं। धारा 70 ये मंजिली गाड़ी की परमिट की बात करता है। ऐसी गाड़ी जो 6 यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अधिकृत की गई है। और किसको हटाकर? ड्राइवर को हटाकर। ड्राइवर को यात्री नहीं कहोगे, तो ड्राइवर को हटाकर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली कोई भी गाड़ी, उसे हम स्टेज कैरियर्स या मंजिली गाड़ी कहते हैं। चलिए, धारा 70 मंजिली गाड़ी से संबंधित है, इसको भी परमिट की आवश्यकता होती है। धारा 77 माल वाहन जो होते हैं, जो माल लेकर आते हैं, उनको परमिट की आवश्यकता होती है। एक बात याद रखिएगा कि परमिट की जो अवधि है वो 5 वर्ष है धारा 81 के द्वारा। धारा 81 कहती है कि कोई भी परमिट जो जारी किया गया है उसकी लिमिट कितनी होगी? 5 साल। किसी भी परमिट की लिमिट जो होगी
वो 5 साल होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए, धारा 94, एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई अधिकारी आपसे ये कह देता कि भाई वो आपको परमिट नहीं दे सकता, तो उसके खिलाफ आप सिविल न्यायालय नहीं जा सकते। याद रखिएगा, उसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। तो किसको परमिट देना है, किसको परमिट नहीं देना, ये उस अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उससे प्रसन्न नहीं है तो आप अपील कर सकते हो अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों को या फिर राज्य के लेवल पर, परंतु सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते कि आप वहां से कुछ ऑर्डर ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह धारा 94 की बात है। किसकी बात है? धारा 94 की बात है। अध्याय 6, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जो यूपीएसआरटीसी आदि होती है, सरकारी रोडवेज, उनसे संबंधित है। धारा 97 से धारा 108, धारा 97 से धारा 108। तो चलिए फिर से बता दीजिए, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7, और कौन से अध्याय में कितनी कितनी धारा आती है, कौन से अध्याय में कितनी कितनी धारा आती है, कौन सी अध्याय में कितनी कितनी धारा आती है। एक दो बार रिवाइज करोगे सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। तो आप सभी जानते हैं प्रारंभिक होती है धारा 1 से 2, इस पर डीएल धारा 3 से 28, कंडक्टरों के लाइसेंस 29 से 38, 29 से क्या हो जाते हैं, 38 हो जाते हैं। यहां पर मोटर यान के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 39 से आपके 66 हो जाते हैं। 39 से क्या हो जाते हैं, 66। 5वें नंबर पर आपका परमिट आदि की बात होती है, परिवहन यानों के नियंत्रण की बात होती है, 39 से 65, और 66 से 96 ये 5वें नंबर पर आ जाता है। 6ठे नंबर पर स्टेट ट्रांसपोर्ट, 7वें नंबर पर आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरर ऑफ, जो मोटर यान आदि होते हैं इनके निर्माण करने वाले। 8वें में ट्रैफिक कंट्रोल करोगे, 8वें में ट्रैफिक कंट्रोल करोगे। 9 में ऐसे वाहन जो बहुत कम समय के लिए भारत आते। 10वां लुप्त है। 11वें नंबर पर इंश्योरेंस, 12वें नंबर पर दावा, 13वें नंबर पर आ जाते हैं अपराध, और 14वें नंबर मिसलेनियस होकर यह खत्म हो जाता है। मिसलेनियस होकर, विविध होकर यह खत्म हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? चलिए बच्चा, तो ये क्या है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस चीज को अभी आप 15 मिनट 20 मिनट लगातार रिवाइज कीजिए। 15-20 मिनट इसको लगातार रिवाइज करना है। समझ रहे मेरी बात आप लोग? तब जाके क्लियर होगी। बेटे हमने भी किया था, इसको आप इतना मत लो कि ये मुझसे कैसे होगा। अरे तुम इतने काबिल हो, तुम आगे जाकर अच्छे अच्छे केस सॉल्व करोगे, तुम्हें टॉप करना है। सिंपल सी बात है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सीधा सीधा कह रहा हूं हिंदी में कि आप सभी लोग इसको रिवाइज करना। मैंने ज्यादा धारा इसीलिए नहीं दी, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताओ, ये परमिट वाली वैलिडिटी, माल वाहन परमिट, मंजिली गाड़ी परमिट, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में कितनी धारा होती हैं, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटी, तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे 66A में नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं सोच नहीं सकता कि इनको कैसे छुड़वाऊं, इसलिए आप लोग कीजिएगा, आप आराम से याद हो जाएगा। जैसे परमिट आ जाते धारा 66 में, पूछेगा कि भाई परमिट की आवश्यकता किसको नहीं होती, आपको दे देगा इनमें से किसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए फिर सभी लोग बने रहिएगा, रिवाइज कीजिएगा, और मस्त आपकी ये चीज क्लियर रहेगी, ये बात गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद।